वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? एम आई ऑडिबल गाइस? ग्रेट 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 ग्रेट। विकास, प्रशांत, विनोद, आशीष, प्रेम, दिग्विजय कुमार, राजीव, शशि यादव, कैसे हैं आप सभी? किशोर, सुमित, विकास, रवि, बिल्कुल रवि कुमार है ना, दैट ऑल्सो हेल्प्स फॉर श्योर। अमरेश, सर्वेश कुमार सिंह, विपुल, राज पटेल, शशि यादव, मनीषा कुमारी, रवि कुमार, राज पटेल, अभिषेक। शुरू करें सेशन को दोस्तों। चलो, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग सेशन में? हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट पर। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे, है ना, जहां पर कुछ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट पर बात हो चुकी थी, कुछ क्वेश्चंस कुछ कॉन्सेप्ट बचे थे। आइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन है और मशीन्स को ब्रेन देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। थिंक लाइक ए ह्यूमन, है ना, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम लोगों ने चलते चलते लास्ट में इस पर चर्चा करी थी कि पहला चैटबॉट क्या है, एलिजा। ओपन एआई कंपनी ने जो वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट बनाया, नाम क्या है? चैट जीपीटी। गूगल के द्वारा डेवलप किया गया पुराना, दैट इज बार्ड। नया, दैट इज जेमिनी। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया पुराना, दैट इज कोपायलट। और नया, दैट इज कॉल्ड कोर्टाना। माइक्रोसॉफ्ट का पुराना दैट इज कोर्टाना और नया दैट इज कॉल्ड कोपायलट, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना है वो क्या है, जो ऑब्सोलीट हो चुका है एक किस्म का, दैट इज कॉल्ड कोर्टाना। नया दैट इज कॉल्ड कोपायलट। अमेजॉन का एलेक्सा, सैमसंग का बिक्सबी और एप्पल का सिरी, है ना। यही बात हुई थी यहां पर। गेटिंग द पॉइंट और नॉट, है ना। तो जरा इसके सीक्वेंस को सही कर लेना, मैं करके दूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट में पहले आना चाहिए कोर्टाना क्योंकि ये पुराना है, और नया आना चाहिए क्या? कोपायलट। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते। जरा इस क्वेश्चन का आंसर तो बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 24, 23 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, बताइए इसका आंसर। डैश इज एन इमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट मीन्स एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग। यहां पर हमें एक चीज देखने को मिल गई, इंसान की तरीके से सोचता। अगर थिंक लाइक ह्यूमन बीइंग कहीं पर भी मिलेगा तो क्या आंसर एआई होगा? यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग? क्या जितनी भी यहां पर बात हो रही है वो सब क्या ब्रेन रिलेटेड वर्किंग ही है? यस। और ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो ब्रेन वर्किंग में सबसे तेज है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम, 10,000, आईबीएम चिप, सुपर कंप्यूटर, या कोई भी हो, मुझे क्या करना? क्या होगा इसका आंसर? तो बड़े ही शानदार तरीके से आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, दैट इज क्वांटम कंप्यूटर। जब कभी भी ब्रेन की बात की जाएगी तो ब्रेन वर्किंग पर जो बेस्ड कंप्यूटर है वो कौन सा है? क्वांटम टेक्नोलॉजी। और इस कंप्यूटर का नाम है क्वांटम कंप्यूटर। साइंटिफिक चीजों के लिए भी इसका यूज हो रहा है, रिसर्च के लिए भी हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज चैट जीपीटी? क्या चैट जीपीटी से क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, है ना, क्योंकि बहुत फेमस है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर पूछेंगे तो चैट जीपीटी से क्वेश्चन बन सकता है। क्या है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट वायरस या प्रोग्राम? क्या चैट जीपीटी एक सॉफ्टवेयर है? अगर ये एक सॉफ्टवेयर है तो क्या हम इसको एक प्रोग्राम बोल सकते हैं? यस। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट? प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर, है ना, किसी भी नाम से इसको जाना जा सकता है। विल टेक ओवर द वर्ल्ड,
है ना, यानी दुनिया को अपने कब्जे में कर रहा है धीरे धीरे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, चैट जीपीटी इनिशियली रिलीज्ड इन ईयर डैश। चैट जीपीटी प्रारंभ में किस वर्ष जारी किया गया? चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है ना, एक बार इस पर भी फोकस रखना। जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। और कब इसको रिलीज किया गया, ईयर क्या है? तो आप गलत बता ही नहीं सकते। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, 2022। किस किस ने बताया और किस किस की मोय मोय हुई? सही बताया सभी ने, 2022 दैट इज द करेक्ट। और एग्जैक्ट डेट क्या है, 30th ऑफ नवंबर 2022। 30 नवंबर 2022 इज द राइट आंसर। ठीक, अगला देखिए, चैट जीपीटी वॉज डेवलप्ड बाई, किस कंपनी ने इसको डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ओपन एआई, गूगल या एचपी? आप कह रहे हैं ओपन एआई और आप टैलेंटेड हैं, मुझ पर गए हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 दैट इज ओपन एआई, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, व्हाट इज चैट जीपीटी? फिर से चैट जीपीटी क्या है? अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल, पॉपुलर वीडियो गेम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फिटनेस ट्रैकर या ऑल ऑफ दीज? वीडियो गेम होगा नहीं, सोशल मीडिया होगा नहीं, फिटनेस ट्रैकर होगा नहीं, क्या बचा? अ लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, जो लैंग्वेज पर बेस्ड है, लैंग्वेज का एक मॉड्यूल ही है, दैट इज कॉल्ड चैट जीपीटी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट जीपीटी? कह रहा है ये किस पर बेस्ड है? मशीन लर्निंग पर, वर्चुअल रियलिटी पर, ऑगमेंटेड रियलिटी पर, रोबोटिक्स पर या ऑल ऑफ दीज पर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज मशीन लर्निंग। क्या कंप्यूटर हमारा एक मशीन है? क्या चैट जीपीटी एक प्रोग्राम ऐसा है जो कि मशीन लर्निंग पर बेस्ड है ना, जो खुद आंसर्स को डेवलप करता है? यस, कहीं भी सर्वर में हो वो भी, और अपनी तरफ से भी आंसर्स को देता है। तो ये क्या है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग, एमएल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है इस पार्टिकुलर सिनेरियो में। नेक्स्ट, चैट जीपीटी मॉडल इज ट्रेन्ड यूजिंग। चैट जीपीटी मॉडल को उपयोग करके प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है किसको? एचटीटीपी, पीपीपी, आरएलएचएफ, एलएलएचएफ या वीपीएन? है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चैट जीपीटी मॉडल में हम ट्रेनिंग यूज करते हैं, कंप्यूटर को ट्रेन करते हैं, उस चैट मॉड्यूल को ट्रेन करते हैं किसकी मदद से? आरएलएचएफ की मदद से, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। अभी आगे हम लोग देखेंगे कि रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, यानी जबरदस्ती चीजों को पकड़ के और सिखाया जाए मशीन को एक्सपीरियंस के बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। जहां पर आप भी ये कह सकते हैं, जैसे हुआ क्या, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यूजर समय समय पर फीडबैक देता है ना, जैसे कोई एप्लीकेशन हो वहां पर फीडबैक की बात करें, या जब आपने कोई अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कोई शॉपिंग करी, कई बार आपका एक्सपीरियंस बढ़िया जाता है, कई बार एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं जाता, है ना। कई बार आपको प्रोडक्ट तो मिल जाता है लेकिन उसकी पैकेजिंग सही नहीं होती, तो आप लिख देते हैं कि प्रोडक्ट तो बढ़िया था लेकिन पैकेजिंग अच्छी नहीं थी। कई बार डिलीवरी बॉय बहुत अच्छा काम करता है ना, बरसात में भी लेकर आ जाता है आपके लिए खाना, तो आपको लगता है खाना जैसा भी हो, लेकिन यार एक सैल्यूट तो बनता है उसके लिए, है ना, जो बारिश में भीगता हुआ भी आ गया। यस और नो? तो क्या ये एक प्रकार का फीडबैक प्रोसेस है? यस। क्या ये ह्यूमन और मशीन्स दोनों के लिए काम करता है? बिल्कुल, है ना। आपको अगर कोई चीज पसंद आई तो आपने पॉजिटिव कहा, आपको नहीं पसंद आई आपने नेगेटिव कहा, तो ये क्या है? एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक ही है, दैट इज कॉल्ड आरएलएचएफ, चैट जीपीटी मॉडल। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लेटेस्ट वर्जन क्या होगा? देखो 1 आया, 2 आया, 3 आया, और इस समय जो चल रहा है वो 4.0 है, जिसे 4O भी बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, चैट जीपीटी 4O कह ले, 40 कह ले, बातें की है ना, क्योंकि कई बार हम लोग जीरो टर्म यूज नहीं करते,
जीरो को थोड़ा सा निग्लेक्ट किया जाता है, तो आप देखते हैं अक्सर 4.0 लिख देते हैं या 4.0 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चैट जीपीटी? इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू जनरेट क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर्मेट, टू ट्रांसलेट द लैंग्वेजेस, टू राइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएटिव कंटेंट, टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन अ ह्यूमन लाइक वे, या ऑल ऑफ दीज? बताइएगा क्या लग रहा है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चैट जीपीटी? बताइए। ऑल ऑफ दीज लग रहा है। मेन पर्पस एक ही हो सकता है ना? मेन, देखो पर्पस तो कई हो सकते हैं, लेकिन मेन एक ही हो सकता है ना? पहली बात तो ये है। तो आंसर तो ऑल ऑफ दीज नहीं होगा, एक ही होगा। और आंसर क्या है? टू प्रोवाइड आंसर्स टू क्वेश्चंस इन अ ह्यूमन लाइक वे। जैसे हम लोग क्वेश्चन के आंसर करते हैं, वैसे ही चैट जीपीटी भी क्या करता है? क्वेश्चन के आंसर्स को करता है। तो दैट इज द बेस्ट आंसर। यस। नेक्स्ट, व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ जीपीटी स्टैंड्स फॉर इन चैट जीपीटी? आसान सा क्वेश्चन। जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? जनरेटिव पोस्ट ट्रेन ट्रांसफार्मर नहीं, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर। यस, यानी थर्ड इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, क्या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के लिए क्या हमें फास्ट प्रोसेसिंग वाला ही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, या नॉर्मल से भी काम चल जाएगा? सर, फास्ट ही चाहिए होगा। और फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वही फास्ट होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये बात हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। एआई हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। ये क्या है? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पहले पूछ लो, है ना? फिर इस मशीन लर्निंग पर आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? है ना? कोई इतना टफ टॉपिक तो है नहीं, बड़ा हलवा सा टॉपिक है। और ऐसा कोई क्वेश्चन भी यहां से नहीं आएगा जो बहुत टफ हो। चल, मशीन लर्निंग शुरू कर दें फटाफट। सर, एआर क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? एक क्वेश्चन आओ जरा बता दे। शायद मैंने बताया भी था प्रीवियस सेशन में कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब जहां पर हम वास्तविक दुनिया में चीजों को एनालाइज करके देखते हैं कि ये कैसा होगा, है ना? दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल रियलिटी। क्या ऑगमेंटेड रियलिटी? वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वीआर क्या होता है? जैसे मैं, आपको लग रहा है कि मैं आपके घर में बैठकर पढ़ा रहा हूं, नहीं, लेकिन ऐसा लगने लगे कि मैं आपके सामने ही हूं, है ना? ये वर्चुअल रियलिटी होता है। मुझे ये फील हो कि मेरे सामने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मुझे अब 1 to 1 दिख रहे हो, है ना? ऐसा फील होना क्या है? वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड का मतलब क्या है? जब हम कोई शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है कि ये देखिए स्पेक्स हैं, लगा कर देख लीजिए आपके ऊपर कैसे लगेंगे, ऑगमेंटेड है। ऑगमेंटेड का मतलब रियल वर्ल्ड में आप चीजों को कैसे फील करते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड। और क्या ऑगमेंटेड रियलिटी ने शॉपिंग के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने की कोशिश करी? यस। फील लाइक रियल। हम दुकानों में जाकर तो ये चेक कर सकते थे कि घड़ी हमारे ऊपर कैसी लग रही है, लेकिन घर बैठकर अगर हम शॉपिंग कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कमी क्या थी? कि हम ये एनालाइज ही नहीं कर पा रहे थे कि ये चीज हमारे ऊपर लगेगी कैसे, ये प्रोडक्ट हमारे घर में अगर आ जाएगा तो कैसा लगेगा, है ना? और ये जो फैसिलिटी दी, दैट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। ठीक, वेरी गुड। आओ जरा आगे बात करते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? क्या इतना आसान आपको लग रहा है कि मशीन को समझाना क्या इतना आसान है? इंसानों को तो समझा नहीं सकते। समझा सकते हैं या नहीं? नहीं, है ना? किसी को समझाना आजकल के टाइम पर बड़ा मुश्किल काम है। दो लोगों में अगर लड़ाई हो रही हो और आप समझाने जाएंगे, क्या होगा बताइए? आप ही पिटकर वापस ना आ जाएं, इसकी क्या गारंटी, है ना? तो इसीलिए अगर कहीं कोई लड़ाई चल रही होती है तो लोग कहते हैं चलो इसकी वीडियो बना लो, है ना? कम से कम वहीं से पैसे कमा लो। सुलझाने जाओगे तो पिट गए तो बात खराब हो जाएगी। मशीन, है ना? मशीन का तो वैसा भी कोई भरोसा नहीं है, जब इंसानों का नहीं है
तो मशीन क्या भरोसेमंद है? एक प्रोग्राम गलत लिखा गया और हो सकता है मशीन गोली चला दे, है ना, इसका क्या ही भरोसा। लेकिन मशीन को सिखाया गया अलग अलग तरीके से, और मशीन को सिखाने के तरीके को ही बोला जाता है मशीन लर्निंग। आइए जरा इस पर एक बार बात करते हैं। कह रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांस्ड फॉर्म ही मशीन लर्निंग है? यस, है ना, उसी का तो एडवांस्ड फॉर्म है। तो यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है, और एआई को बढ़ाकर मशीन लर्निंग किया गया, और मशीन लर्निंग को बढ़ाकर क्या किया गया ये भी तो बताइए। डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग को बढ़ाकर क्या किया गया? डीप लर्निंग किया गया। लेकिन अभी हम लोग बात किस पर कर रहे हैं? मशीन लर्निंग पर। बहुत बढ़िया। फोकस, यूज ऑफ डेटा एंड एल्गोरिथम। कह रहे हैं मशीन लर्निंग का जो फोकस है वो किस पर है? दो चीजों पर, एक डेटा पर और दूसरी एल्गोरिथम पर। क्या मशीन हमारे द्वारा बोली गई बातों को समझता है? ना ना, नहीं समझता, है ना। तो ये मशीन किसको समझता है? डेटा को समझता है। जो हम इनपुट देंगे वो समझेगा, और जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे उसको समझेगा। और अगर एल्गोरिथम में हमने ये लिखा हुआ है कि वो हमारी बातों को समझे तो वो समझ लेगा, है ना। लेकिन अगर एल्गोरिथम में नहीं है कि वो इंसानों की बातों को ना समझे तो वो नहीं समझेगा। तो इसका मतलब मशीन दो फैक्टर्स पर बेस्ड है, एक डेटा और एक एल्गोरिथम। ठीक है। स्टेप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के कितने स्टेप्स पाए जाते हैं? 7। ये याद रखिएगा, थाला फॉर अ रीजन, है ना, 7। फिर वही बात, 7 चीजें बहुत मिलेंगी आपको। अब ये स्टेप्स क्या है ये आगे हम आपको बताएंगे। मशीन लर्निंग वॉज क्वाइंड इन 1959। कब इसको क्वाइन किया गया? 1959 में ये टर्म आया, इंट्रोड्यूस हुआ। मशीन लर्निंग को क्वाइन किसने किया? आर्थर सैम्यूल के द्वारा। हु इज द पापा ऑफ मशीन लर्निंग? आर्थर सैम्यूल। और ये कहां पर काम कर रहे हैं या करते थे? आईबीएम कंपनी में ये काम करते थे। तो ये कंपनी होगी आईबीएम, और पर्सन का नाम होगा आर्थर सैम्यूल। ठीक है। फादर या फाउंडर कौन है? आप देखो, दो अलग अलग बातें हैं, है ना। यहां पर कंफ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मशीन लर्निंग की क्वाइन किसने किया ये टर्म, तो आंसर होगा आर्थर सैम्यूल। मशीन लर्निंग के फादर या फाउंडर कौन है, किसने इस पर काम किया, तो आंसर होगा जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन। क्वाइन करने वाले अलग हैं और फाउंडर अलग हैं। तो अब आप पूछेंगे सर ये बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है ना। हमें मालूम है आप पूछेंगे, समझो। मैंने किसी टर्म की खोज करी, है ना, कि इस टर्म को ये बोला जाएगा। अगर ऐसा कुछ दुनिया में हुआ तो उसको मशीन लर्निंग बोलेंगे, कि अगर मशीन को कुछ सिखाया जा रहा है तो वो मशीन लर्निंग है। ये टर्म देकर मैंने छोड़ दिया। अब एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा मैं बताऊंगा कि इस पर काम क्या होगा, कैसे होगा। तो ये मशीन लर्निंग जो शब्द है ये किसने दिया? आर्थर सैम्यूल ने। क्वाइन का मतलब होता है गढ़ना, सिक्के नहीं, है ना। ये शब्द किसने गढ़ा? आर्थर सैम्यूल के द्वारा। और इस पर काम किसने किया? फादर या फाउंडर का मतलब क्या होता है? जिसने इस पर काम किया, जिसने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, वो है जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन। तो अगर टर्म को क्वाइन करने की बात की जाएगी तो आर्थर सैम्यूल, और अगर फादर या फाउंडर की बात की जाएगी तो जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट होगा तो मैं दूर भी नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि ये है तो है। अब पापा मैं थोड़ी ना बदल दूंगा, मैं ये थोड़ी ना कह दूंगा कि इसके पापा ये नहीं ये हो जाएंगे, है ना, पापा तो फिक्स होंगे। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग के टाइप्स। आइए, मशीन लर्निंग कितने तरीके की होती है और यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से। कह रहे हैं मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है? कुछ लोग कहते हैं 3, कुछ लोग कहते हैं 4। इन सबको मिला दिया गया तो 4 बन गया, और इन सबको अलग अलग रखा गया तो 3 बन गए। बेसिकली जो होती हैं वो 3 ही प्रकार की होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। क्या डिफरेंस है इन तीनों में? नाम से ही पता चल रहा है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, कोई सुपरविजन है। सुपरविजन का मतलब कोई पढ़ाने वाला है ना। एक टीचर का काम क्या होता है? सुपरवाइज करना, मेंटोर। अगर मशीन को समझाने वाला कोई है
गाइड करने वाला कोई है तो इसका मतलब सुपरवाइज्ड है। और अगर मशीन बिना किसी एक्सपीरियंस के, बिना किसी सुपरविजन के सीख रही है, क्या है? अनसुपरवाइज्ड। रीइंफोर्समेंट का मतलब जबरदस्ती अगर उसको पनिशमेंट या रिवॉर्ड देकर समझाया जाए, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। शायद आपने कभी पढ़ा हो कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, पढ़ा या नहीं पढ़ा कभी? कैरेट एंड स्टिक यानी अगर बढ़िया काम करेगा तो गाजर देंगे, और अगर बढ़िया नहीं करेगा तो स्टिक यानी छड़ी पड़ेगी। ऐसा होता है या नहीं होता? होता है ना। और ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है एनिमल्स के केस में भी, कि अगर एनिमल्स ने आपकी बात मानी तो उसको कैरेट दे दो, और नहीं मानी तो उसको क्या दे दो? मार दे दो, मार दो उसको, है ना, छड़ी यानी स्टिक। तो ये कई जगह पर अप्लाई किया जाता है। आइए जरा इन पर एक एक बार बात करते हैं। क्या है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग? का मतलब है बेस्ड ऑन सुपरविजन, जो सुपरविजन पर बेस्ड हो, कोई गाइड करने वाला हो। वी ट्रेन दी मशीन्स, इसमें मशीन को ट्रेनिंग दी जाती है। देन वी आस्क दी मशीन टू प्रिडिक्ट दी आउटपुट, तब हम मशीन को बोलते हैं कि अब हमने सिखा दिया, अब बताओ कैसे काम करेगी। मशीन करके दिखा देती है, वाह वाह बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैप द इनपुट वेरिएबल विद द आउटपुट वेरिएबल, कि हमने क्या इनपुट दिया और मशीन ने आउटपुट क्या जनरेट किया। अगर ये मैप कर रहा है तो इसका मतलब सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? रिस्क असेसमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन और स्पैम फिल्टरिंग। मतलब रिस्क कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है, कि रिस्क मशीन को डेवलप करने में कम से कम हो, तो एक गाइडर हो पास में, है ना। अगर कोई गाइडर होगा तो क्या रिस्क कम होगा? यस, है ना। आप जानते हैं कि अगर कोई सिखाने वाला होगा तो रिस्क कम होगा। फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड का पता चल जाएगा कि कहां पर गलत हुआ, क्या गलत हुआ। और स्पैम अलग अलग हो जाएंगे। स्पैम फिल्टरिंग का मतलब जो अनसॉलिसिटेड मेल है या जो स्पैम मैसेजेस हैं उनको अलग किया जा सकता है, कौन से मीनिंगफुल चीजें हैं उनको अलग किया जा सकता है। तो बेसिकली मोटा मोटा जो आपको याद रखना है वो क्या? सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब है कोई सुपरविजन होना चाहिए, कोई इनपुट होना चाहिए, कोई डेटा होना चाहिए, है ना। दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। बहुत बढ़िया। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? नो नीड ऑफ सुपरविजन, जहां कोई गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं, दैट इज कॉल्ड नो नीड फॉर सुपरविजन। ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्कवर हिडन पैटर्न और डेटा ग्रुपिंग्स विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। कह रहे किसी इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। अनसुपरवाइज्ड का मतलब विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन नहीं होनी चाहिए। बिना इंसान की इन्वॉल्वमेंट के मशीन खुद ब खुद सीखे, दैट इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। एग्जाम्पल न्यूरल नेटवर्क एनोमोली डिटेक्शन। ये कैसे पॉसिबल है कि मशीन खुद सीखे? बताओ, कोई एग्जाम्पल बताओ, क्या ये पॉसिबल है कि मशीन खुद सीखे? हां, स्पेस, स्पेस पर जाकर डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा, क्या क्या दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना, क्या अनसुपरवाइज्ड है? उसको पहले तो कभी स्पेस पर भेजा नहीं गया, पहली बार भेजा गया, और स्पेस पर जाकर मशीन कैसे काम करेगी? अगर कोई ऐसी चीज सामने आ गई जो कि बहुत हार्ड है तो या तो उसको हटाने की कोशिश होगी या उसे बचकर निकलेंगे। अनसुपरवाइज्ड है तो कई बार हम लोग सुपरविजन भी देते हैं और कई बार हम लोग अनसुपरवाइज्ड भी करते हैं। अपने अकॉर्डिंग काम करो। चेस क्या है? चेस में क्या उसको हर बार सुपरविजन मिलता है कि सामने वाला जैसी चाल चलता है और वो उसके अकॉर्डिंग खुद प्रिडिक्ट करके दूसरी चाल चलती है? ऐसे ही तो होता है। तो यानी यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस काम नहीं आता, कोई भी ट्रेनर काम नहीं आता, अपने आप मशीन सोचती है कि कैसे काम करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इसका मतलब हमें यह समझ में आया, सुपरविजन में कोई डेटा होगा, अनसुपरविजन में कोई डेटा नहीं होगा। सुपरविजन में कोई ट्रेंड करने वाला होगा, अनसुपरविजन में कोई ट्रेंड करने वाला नहीं होगा, है ना। बस इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? वर्क्स ऑन अ फीडबैक बेस्ड प्रोसेस। कह रहा है जो फीडबैक के बेसिस पर काम किया जाए, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हिटिंग एंड ट्रायल मेथड। कह रहा है यहां पर क्या होता है
जरूरी नहीं है कि हर बार चीजें सक्सेसफुल हो। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब फेलियर होने के भी चांसेस हैं और सक्सेसफुल होने के भी चांसेस हैं। रीइंफोर्समेंट, ऑटोनॉमस सेल्फ टीचिंग सिस्टम जैसे कार, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? ऑटोमेटेड कार सेल्फ टीचिंग है। अब क्या उस कार को बताया गया था पहले से ही कि 10 मिनट के बाद में कोई सवारी आ जाएगी सामने और तुम्हें रुक जाना है? नहीं। क्या वो सेल्फ टीचिंग पर बेस्ड है? टेस्ला यू कैन से। क्या जैसे ही कोई पैसेंजर दिखा सामने, कोई सवारी दिखी, कोई भी व्यक्ति दिखा, तो वो अपने आप उसने रोक लिया? क्या रीइंफोर्समेंट है? क्या फीडबैक बेस्ड प्रोसेस है? क्या हिटिंग एंड ट्रायल मेथड है? क्या डर नहीं लगेगा ऐसी कार में बैठने पर? है ना, लगेगा। अगर इंडिया में आप हैं और ऑटोमेटेड कार्स पर आप जा रहे हैं, पहली बात तो यहां कोई रूल नहीं होता, है ना, कोई लाइट नहीं फॉलो करता, कोई जो यहां पे पुलिस वाले भी होते हैं वो भी लोगों को सैल्यूट कर रहे होते हैं, उल्टा होता है ना, कि ये तो बड़ा व्यक्ति है, सैल्यूट मार लो, है ना, आगे फेस्टिवल आ रहा है, कोई मिठाई का डिब्बा ही मिल जाएगा, कोई रूल नहीं। और एक होते हैं हमारे सबसे महान ऑटो वाले, जो कहीं भी लेकर चले जाते हैं, है ना। अगर टेस्ला ऑटो के सामने आ जाएगी तो क्या होगा? ऑटो कहेगा अच्छा टेस्ला हो, रुको मैं बताता हूं, है ना। तो कहां से कट मारना है ऑटो वाले को, ये तो वो खुद भी नहीं जानता एक सेकंड पहले, तो टेस्ला कहां से प्रिडिक्ट कर लेगी? तो इसका मतलब ये क्या है? फीडबैक बेस्ड प्रोसेस है, हिटिंग एंड ट्रायल मेथड है, ऑटोनॉमस सेल्फ टीचिंग सिस्टम है। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में, लेकिन तब आएगा जब एमसीक्यू आएंगे, है ना। अभी तो कहानी चल रही है। मशीन लर्निंग कह रहा है 7 स्टेप होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि मशीन लर्निंग के जो स्टेप है वो क्या है? 7। थाला फॉर अ रीजन। स्टेप कौन कौन से हैं जरा देखो। कह रहा है गैदरिंग डेटा, यहां से पूछा नहीं जाएगा, है ना, सिर्फ देख लो। गैदरिंग डेटा, डेटा को इकट्ठा करेंगे, बहुत बढ़िया। प्रिपेयरिंग दी डेटा, फिर डेटा को क्या करेंगे? माइन करेंगे, है ना। प्रिपेयर करने का मतलब उसको माइनिंग करना कि ये यूजफुल है, ये यूजफुल नहीं है। चूजिंग अ मॉडल, कोई एक रोबोट चूज करेंगे जिसमें उसको इंप्लीमेंट करेंगे, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, इवेल्युएट किया जाएगा कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हाइपर पैरामीट्रिक ट्यूनिंग टेस्ट, ट्यूनिंग टेस्ट का मतलब कि हर एक इनपुट पर उसका आउटपुट चेक किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिंग टेस्ट। और लास्ट होता है प्रेडिक्शन। मशीन लर्निंग सब कुछ किस पर बेस्ड है? प्रेडिक्शन पर, है ना। प्रेडिक्शन का मतलब कि ये सही प्रिडिक्ट भी कर सकता है, ये गलत प्रिडिक्ट भी कर सकता है। फ्यूचर, मशीन लर्निंग का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन द फ्यूचर रिजल्ट्स, कि ऐसा हो सकता है, प्रिडिक्शन पर बेस्ड है मशीन लर्निंग। तो बस एक चीज याद रखो कि मशीन लर्निंग का जो आउटपुट होगा वो प्रिडिक्शन पर बेस्ड होगा, और ये प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझ में आया? यस या नो? कुछ कुछ तो आ गया होगा, है ना, इतना भी टफ नहीं है। डेटा को गैदर करेंगे, उसके ऊपर माइनिंग करेंगे, चूजिंग अ मॉडल, एक रोबोट को चूज करेंगे कि हाँ ठीक इसके ऊपर इसको लागू करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे थोड़ी बहुत, इवेल्युएट करेंगे, देखेंगे सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और ट्यूनिंग का मतलब हर एक इनपुट पे आउटपुट उसका चेक करते रहेंगे, और फिर फाइनली देख लेंगे क्या इसने सही प्रिडिक्ट किया या नहीं किया। नहीं किया तो फिर से इस स्टेप को फॉलो करेंगे, दोबारा देखेंगे कहां गलती होगी। सही किया तो बल्ले बल्ले छोड़ देंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ो। अब मॉक टेस्ट पर आ जाते हैं कि सर मशीन लर्निंग तो हम समझ गए कि ये प्रिडिक्शन पर बेस्ड है, आपने कहा। यहां पर 3 तरीके की मशीन लर्निंग हो रही है, सुपरवाइज बेस्ड, अनसुपरविजन, और एक हो रही है हिट एंड ट्रायल मेथड पर बेस्ड, है ना। आइए जरा इसको एक बार देखते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग बोथ रिक्वायर विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। कह रहा सुपरविजन में या अनसुपरविजन में, दोनों में अगर हम बात करें। सर हिटिंग एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है? दीपक कुमार पूछ रहे हैं। हिटिंग एंड ट्रायल का मतलब होता है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू 80-90 पूरे 100। समझ में आ गया? ये वही होता है जब एग्जाम में आपको कोई आंसर समझ में नहीं आता तो आप क्या करते हैं? आप हिट एंड ट्रायल करते हैं। आप कहते हैं जय माता दी, जय बजरंगबली, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हाँ? यही बोलते हैं ना। तो आपने क्या किया?
आपने कहा तुम्हारे हवाले वतन साथी हूं, अब मेरे बस का तो है नहीं भगवान, है ना, आप ही जानो क्या होने वाला है, मैं तो सिर्फ टिक कर दूंगा आंसर। यही तो है हिट एंड ट्राई। अगर आपने जो हिट किया वो सही हो गया तो आप बड़े खुश, ये तो तुक्का लगाया था, मजा आ गया, है ना। और अगर आपने हिट किया और सही नहीं हुआ तो क्या हो गया, आपने कहा शिट, है ना, किस्मत ही खराब थी। तीन में टिक लगाया और तीनों सही नहीं निकले, तो आपने कहा शिट, किस्मत खराब थी, अब क्या हो सकता है। यस और नो, हिट और मिस बिल्कुल कह सकते हैं। चलो अब जरा इसका आंसर बता दो। सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग, हम समझ गए कि सुपरविजन या नॉन सुपरविजन के केस में एक चीज तो कॉमन होगी और वो होगा इनपुट, है ना। दोनों ही केसेस में कोई ना कोई इनपुट बेस्ड ही काम हो रहा होगा। सुपरवाइज लर्निंग के केस में जो इनपुट होगा वो क्या होगा, जो सुपरवाइज कर रहा होगा, जो डेटा वो दे रहा होगा वो इनपुट होगा। और अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग के केस में जो इनपुट होगा वो एक्सपीरियंस होगा, है ना, वो उसका खुद का एक्सपीरियंस होगा, कोई सिखाने वाला तो होगा नहीं, तो वो गलती करेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गलती करेगा, फिर उठेगा, है ना, इस तरीके से वो सीखेगा। तो दोनों में जो कॉमन बातें हैं वो क्या है, इनपुट एट्रीब्यूट। क्या ये बात समझ में आई, यस या नो, वेरी गुड। यू आर गिवन रिव्यूज ऑफ फ्यू नेटफ्लिक्स सीरीज, कह रहा है मान लीजिए कि आप कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज को कुछ रिव्यू दे रहे हैं, है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, मार्क्ड एज पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, है ना, कोई भी आपने उसको रेटिंग दी। क्लासिफाइंग रिव्यूज ऑफ अ न्यू नेटफ्लिक्स सीरीज इज एन एग्जांपल ऑफ, कह रहा है ये जो रिव्यू आपने दिया ये किसका एग्जांपल है, सुपरवाइज्ड का, अनसुपरवाइज्ड का, सेमी सुपरवाइज्ड का, रीइंफोर्समेंट का, या ऑल ऑफ दीज। अब देखो दो चीजें हैं, रिव्यू देना और रिव्यू पर काम करना, दैट इज टू अलग अलग थिंग्स। मानते या नहीं मानते, यस या नो। आपने रिव्यू दे दिया, है ना, कि सचिन सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने एप्लीकेशन पर रिव्यू दे दिया, ठीक। अब सचिन सर क्या अच्छा पढ़ाते हैं कि आपने कहने के लिए किया, ये बताइए, है ना, ये दो चीजें हुई ना। अगर आपने कहा कि सर आपने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, मैं कहूंगा अच्छा, है ना, देख लेते हैं और बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, देयर इज अ नीड, है ना, हमेशा स्कोप बना रहेगा। अगर मैंने इंप्लीमेंट किया तो वो रीइंफोर्समेंट है, जो मैं करूंगा वो रीइंफोर्समेंट होगा। जो आप कर रहे हैं रिव्यू देकर वो क्या है, सुपरवाइज्ड। आप क्या मुझे सुपरविजन दे रहे हैं, बताओ यस या नो। अगर आप कहीं पर रेटिंग देते हैं तो क्या आप एक सुपरवाइज कर रहे हैं उस चीज को, क्या आप उस चीज को जज कर पा रहे हैं, क्या सामने वाले की मेहनत को आप फील कर पा रहे हैं कि उसने मेहनत करी है तो अच्छी रेटिंग, नहीं मेहनत करी है ना तो बुरी रेटिंग, यही तो है। तो क्या ये सुपरविजन है, यस सर, सर ये सुपरविजन है। तो अगर ये सुपरविजन है तो 1 लगा दो। समझ में आया या नहीं आया। अब अगर यहां पर दिया होता कि रेटिंग्स के आधार पर जो नेटफ्लिक्स ने काम किया ये क्या है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, जो काम किया गया इसके अकॉर्डिंग दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। और जो आपने रिव्यू दिया क्या वो अनसुपरवाइज था, नहीं, वो सुपरविजन पर बेस था। आपने पूरा जज किया एक एक चीज को, फिर उसके बेसिस पर आपने रिव्यू दिया। क्या ये बात समझ में आई या फिर से रिपीट करें, बता दो मुझे, रिपीट करें। एग्जाम्पल चेंज, है ना, अगर पहले एग्जाम्पल से नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। आइए, कह रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। आप किसी भी चीज को क्या 3 पहलुओं पर तोलते हैं, है ना, कोई भी इंसान किसी भी चीज को 3 पहलुओं पर तोलता है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या ठीक ठीक है, सो एंड सो है ना, काम चला हुआ है, काम चल रहा है, यानी न्यूट्रल है। अगर आप किसी को इन 3 पहलुओं पर तोल रहे हैं तो किसके अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आपने कहा सर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। अगर मुझे अच्छा लगा तो वो बेस्ट है, मुझे अच्छा लगा तो वो वर्स्ट, मुझे अच्छा नहीं लगा तो वो वर्स्ट है, मुझे अगर सो लगा तो वो न्यूट्रल है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस का यूज कर रहे हैं तो क्या आप उस अपने सुपरविजन का यूज कर रहे हैं, मुझे बताइए।
सुपरविजन का मतलब क्या है कि आपने अपने ऊपर जो हुआ वो एहसास करके आपने रेटिंग दी, सुपरविजन ही तो है। यस और नो? और सामने वाले ने आपके सुपरविजन पर क्या रिएक्ट किया, ये डिपेंड करता है ना सामने वाले पे कि वो आपके सुपरविजन की वैल्यू कर रहा है या नहीं कर रहा। टीचिंग का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक टीचर कहता है कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया। इस 10 साल के एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? क्या उसने 10 साल में सिर्फ पढ़ाया? अगर यस, तो वो टीचर बढ़िया हो ही नहीं सकता। अगर उसने 10 साल में सामने वाले से कुछ सीखा तो वो एक टीचर बढ़िया हो सकता है, नो डाउट, है ना, क्योंकि डेली वो सीखेगा, डेली गलतियां करेगा, डेली सीखेगा। तो ये एक बेस्ट टीचर का एग्जाम्पल है या नहीं? अब ये क्या है? ये रीइंफोर्समेंट है। अगर उसने सीखा और काम किया तो इसका मतलब दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और जिसने रिव्यू दिया दैट इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। समझ में आ गया होगा? बस एक चीज याद रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल रिव्यूज की बात करें तो हमेशा आंसर क्या होगा? सुपरवाइज लर्निंग होगा। इस पर काम करके अगर सामने वाले ने जो इंप्रूवमेंट किया या नहीं किया, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हिट एंड ट्रायल, आपका एक हिट एंड ट्रायल ही तो है उसके लिए, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। हिट एंड ट्रायल का मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग। समझ में आया है ना? काफी हद तक आया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग हिडन स्ट्रक्चर इन अनलेबल्ड डेटा इज कॉल्ड। अच्छा, क्या यह डेटा है? नहीं। अगर डेटा होता तो सुपरवाइज्ड होता। अनलेबल्ड डेटा है, इसका मतलब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। पहले में जो डेटा है वो कैसा है? लेबल्ड डेटा, यानी कोई सुपरविजन कर रहा है, कोई डेटा पर काम कर रहा है। लेकिन सेकंड वाले केस में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के केस में, क्या कोई डेटा है? नहीं। क्या कोई अनलेबल्ड डेटा है, यानी कोई बढ़िया तरीके से सुपरवाइज करने वाला नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। बिल्ली रास्ता काट गई, अनलेबल्ड डेटा ही तो है। क्या हर बार बिल्ली रास्ता काटेगी तो गलती होगा? है ना, ये तो नहीं है। किसी के साथ हुआ होगा तो उसने कह दिया कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो गलती होगा। अनलेबल्ड है, उसका अपना एक्सपीरियंस है। कुछ लोग तो बिल्लियां घर में भी पालते हैं, है ना, और उसका रास्ता तो वो डेली हर सेकंड में काट जाती है, तो ऐसे तो उसका तो कभी भला हो ही नहीं सकता। बताइए, यस या नो? है ना? लोग तो कुत्तों से भी कहते हैं कि दूर रहिए, अच्छा नहीं होता। और कुछ बेड पर भी सुलाते हैं, कहते नहीं ये डॉगी थोड़ी ना है, ये हमारे घर का सदस्य है ना, साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी। तो डिपेंड करता है पर्सनल एक्सपीरियंस पर। समझ में आ गई बात? यस, दैट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। कोई डेटा नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक, चलो। इन व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा इज यूज्ड? कह रहे किस तरीके की लर्निंग में लेबल्ड डेटा का यूज होता है। ठीक है, सुपरवाइज्ड में लेबल का यूज होगा, लगा दो फर्स्ट, है ना, और कुछ देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। डेटा मतलब लेबल्ड डेटा मतलब सुपरवाइज्ड, अनलेबल्ड का मतलब अनसुपरवाइज्ड, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? चलो, बहुत बढ़िया। एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड टू लार्ज डेटाबेस इज कॉल्ड। बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों का अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है? बता दो, समझ में आ गया? एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग लार्ज डेटाबेस, बिल्कुल सही आपने ऑब्जर्व किया। आपने देखा बड़ा डेटाबेस, और बड़े डेटाबेस में हम क्या करेंगे? माइनिंग करेंगे कि ये डेटा बढ़िया है, ये बढ़िया नहीं है, हमेशा माइनिंग ही तो करेंगे। तो आंसर क्या आ गया? डेटा माइनिंग इज दी बिल्कुल सही जवाब। अब कुछ लोग कह रहे थे बिग डेटा कंप्यूटिंग। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड टू लार्ज डेटाबेस। बड़े डेटाबेस में हमेशा हम क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं कि ये यूजफुल है, ये यूजफुल नहीं है, दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। नॉर्मल सी बात। नेक्स्ट, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ। मशीन लर्निंग किसका सबसेट है? आसान सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, क्योंकि एआई का एडवांस्ड फॉर्म ही क्या है? मशीन लर्निंग। तो फर्स्ट नहीं, सेकंड बन जाएगा करेक्ट जवाब। द एआई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
हु इज द पापा ऑफ मशीन लर्निंग? अभी हम लोग ने देखा क्वाइन अलग है ना, और पापा अलग है। क्वाइन किया किसी दूसरे ने, पापा बन गया कोई और। बताइए। बिल्कुल सही। द करेक्ट आंसर इज जियोफ्री एवरेस्ट हिंटन। अब देखो इस क्वेश्चन की अच्छी बात यह है कि सारे के सारे जोफ्री हैं। अगर आपने इसको ऐसे याद किया कि जोफ्री है मशीन लर्निंग के पापा, तो देखो आपकी मोए मोए हो सकती है, क्योंकि एक है जोफ्री हिल, एक है जोफ्री चौसर, एक है जोफ्री एवरेस्ट हिंटन, है ना। तो तीसरा होएगा करेक्ट जवाब। चलो नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग? कह रहे मशीन लर्निंग 3 प्रकार की है। कौन कौन सी? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? तीनों ही है ना। दीज 3 आर दी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। तो आंसर हो जाएगा क्या? क्या सुपरवाइज्ड को लेबल भी बोलते हैं? हाँ, वहां कोई डेटा है, कोई लेबल है। क्या अनसुपरवाइज्ड को अनलेबल्ड भी बोल सकते हैं? हाँ। और रीइंफोर्समेंट को हिट एंड ट्रायल बोल सकते हैं, है ना। यही तो ओवरऑल कंक्लूजन है इन तीनों के बीच में, यानी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, रियल टाइम डिसीजन, गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लर्निंग टास्क, स्किल एक्विजिशन, रोबोट नेविगेशन आर एप्लीकेशन ऑफ। कह रहा है ये किसके एप्लीकेशंस हैं? रीइंफोर्समेंट, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? बताओ। अब देखो, रियल टाइम पर आपको डिसीजन लेना है किसी भी चीज का। अगर आपको तुरंत डिसीजन लेना है तो क्या ये हिट एंड ट्रायल है? यस या नो? सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। गेम आप खेलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्या हिट एंड ट्रायल है? आप क्या हारते भी है और जीतते भी है, कि हर बार जीतते हैं हर बार हारते हैं? सर हारते भी है जीतते भी है, हिट एंड ट्रायल है। लर्निंग टास्क, स्किल एक्विजिशन, रोबोट नेविगेशन, सब हिट एंड ट्रायल है। अगर सब हिट एंड ट्रायल है तो क्या बन जाएगा? सुपरवाइज नहीं, अनसुपरवाइज नहीं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, है ना। दैट इज द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट होगा सही जवाब। यस और नो? समझ में आया? बस आपको यहां पे रीइंफोर्समेंट लर्निंग को किस चीज से जज करना है कि क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल पर है या नहीं। गेम हिट एंड ट्रायल है। रील, कभी गेम आप अच्छा स्कोर करते हैं, कभी कम करते हैं। रियल टाइम डिसीजन कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग मेथड टू लार्ज डेटाबेस? बड़े डेटाबेस में मशीन लर्निंग विधियों का अनुप्रयोग को क्या कहा जाता है? फिर से वही बात, बड़ा डेटाबेस है, माइनिंग होगी होगी, माइनिंग होगी तो माइनिंग कहां है? डेटा माइनिंग लगा दो, है ना। कितने टैलेंटेड है देखो आप। आपको क्वेश्चन समझ में आए ना आए, लेकिन भावनाएं समझ में आ जाती है ना। यही तो इंसान है जो भावनाओं पर भी काम कर लेता है। तो आपको यह पता है कि क्वेश्चन की भावना समझ के उसका आंसर क्या लगाना है। चाहे क्वेश्चन का पूरा मतलब समझ में ना आए, लेकिन उसका सेंस समझ में आ जाता है। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं नॉन सुपरवाइज लर्निंग। तो हम जो लर्निंग करते हैं वो सुपरविजन बेस्ड भी होती है ना। कुछ कुछ सचिन सर जो समझाते हैं वो समझ में आता, और कई जगह पर अपनी बुद्धि भी तो आप लोग लगाते हैं। यस या नो? है ना। कई जगह पर अपना एक्सपीरियंस आप यूज करते हैं, और वो ज्यादा करते हैं आप। यस, द टर्म मशीन लर्निंग वॉज क्वाइंड बाय, मैं दिख रहा हूं आप लोगों को? अरे मैं दिख रहा हूं या नहीं दिख रहा हूं? चलो ठीक है। उल्टा दिख रहा है? नहीं दिख रहे? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। परफेक्ट है, परफेक्ट है। चलो, द टर्म मशीन लर्निंग वॉज क्वाइंड बाई, बताइए किसने ये टर्म क्वाइन किया? बिल्कुल आपने अभी अभी पढ़ा। क्वाइन के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? आर्थर सैम्यूल, है ना। इन्होंने क्वाइन किया। सेकंड इज द राइट आंसर। ये थे हमारे क्वेश्चंस मशीन लर्निंग के रिस्पेक्ट में। अब बात कर लेते हैं डीप लर्निंग के बारे में, है ना। आओ जरा इसको भी समझते हैं। निधि कह रही है वैसे मुझे नहीं दिखते, आज दिख रहे हैं।
मेरे पास ऐसी कोई शक्ल का बूम बूम वाली छड़ी नहीं है ना, जो मैं घुमाऊं और मैं गायब हो जाऊं, मिस्टर इंडिया बन जाऊं। चलो, तो डीप लर्निंग क्या होती है, आइए जरा इस पर एक बार बात कर लेते हैं। सर डीप फेक क्या इसी में आता है? डीप फेक आप कुछ भी कह सकते हैं, है ना। डीप फेक क्या है? बेसिकली एआई का ही एक पार्ट है ना। इट इज द पार्ट ऑफ एआई, जहां पर कुछ एडिटिंग स्किल्स का यूज करके हम कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। कुछ तो है, तो एआई का ही पार्ट। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब का कॉम्बिनेशन ही है, नो डाउट। फेस कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना, सिर्फ फेस ही चेंज नहीं, वी कैन चेंज एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डीप फेक। चलो, अब डीप लर्निंग का मतलब मैंने आपको समझा दिया था मोटे मोटे शब्दों में, क्या? न्यूरल नेटवर्क। अगर न्यूरॉन्स की बात होगी, है ना, अगर न्यूरल या न्यूरल नेटवर्क की बात होगी, ब्रेन की बात होगी, तो आंसर क्या होगा? दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं। कह रहा एआई के पापा है डीप लर्निंग और एआई के बड़े पापा है मशीन लर्निंग। बिल्कुल सही। एआई का एडवांस्ड फॉर्म है क्या? मशीन लर्निंग, और फिर इसका एडवांस्ड फॉर्म है क्या? डीप लर्निंग। तो ये एक दूसरे के क्या सेट और सबसेट ही हैं। यस, एआई के बाद बना मशीन लर्निंग, फिर उसके बाद आया डीप लर्निंग, जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर मशीन लर्निंग, फिर डीप लर्निंग। ठीक। डीप लर्निंग बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, इससे बड़ा मशीन लर्निंग और सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? क्योंकि एआई के अंदर ही तो मशीन लर्निंग है और एआई के अंदर ही तो डीप लर्निंग है। तो क्या इन इमेजेस से एक ही बात सामने आ रही है? यस या नो? क्या इन सभी इमेजेस से कुछ कुछ एक ही बात समझ में आ रही है हमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो बच्चे हैं, है ना? यही बात समझ में। पहला बच्चा है मशीन लर्निंग और दूसरा बच्चा है डीप लर्निंग, और इन दोनों ने मिलकर ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्लीट किया है। यस, आइए। कह रहा है एआई का मतलब क्या है? कंप्यूटर दैट कैन इमिटेट ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड बिहेवियर। ह्यूमन इंटेलेक्चुअल को मशीन को देना ही एआई है। बल्ले बल्ले। मशीन लर्निंग क्या है? स्टैटिस्टिकल एल्गोरिथम दैट इनेबल एआई इंप्लीमेंटेशन थ्रू डेटा। जहां पर कोई डेटा मौजूद हो, सुपरविजन हो, नॉन सुपरविजन हो, है ना, तो ये हमारा क्या है? मशीन लर्निंग, एल्गोरिथम पर बेस्ड। डीप लर्निंग क्या है? सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है। बिल्कुल सही। विच फॉलोज न्यूरल नेटवर्किंग, जो न्यूरॉन्स पर काम करता है। क्या ये तीनों लाइनों का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ कुछ बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक, अगर आ रहा है तो बल्ले बल्ले, नहीं आ रहा है तो आगे देखते हैं। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी, जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन, बर्थ ऑफ एआई 1950 से 1956। ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसने बनाया? जॉन मैकार्थी ने। इसको एडवांस किसने किया? जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन ने, जिन्होंने डीप लर्निंग बनाया। इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक एडवांस्ड फॉर्म प्रोवाइड किया। मशीन लर्निंग किसने बनाया? आर्थर सैम्यूल, क्वाइन किया। और डीप लर्निंग किसने बनाया? जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन ने। क्या ये बात समझ में आई? है ना, तो इसमें समझना ही नहीं है, पापा तो यही है। एआई के जॉन मैकार्थी, मशीन लर्निंग को क्वाइन जिसने किया वो आर्थर सैम्यूल, मशीन लर्निंग के पापा जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन, और डीप लर्निंग के पापा भी सेम, जॉफ्री एवरेस्ट हिंटन, है ना, सेम सेम पापा। चलो, एआई किस पर फोकस था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउस कंप्यूटर, मशीन्स और रोबोट्स टू मिमिक द कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन। मिमिक करने का मतलब मिमिक्री करना, और मिमिक्री करने का मतलब नकल लगाना। तो कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलाउ कंप्यूटर, मशीन्स या रोबोट टू नकल लगाए दी कैपेबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन, है ना, यही तो मतलब हुआ। यानी ह्यूमन की नकल करना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। यस या नो? सच एज मेकिंग डिसीजंस, अपने आप डिसीजन लेना, रिकॉग्नाइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की पहचान करना, सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एंड अंडरस्टैंडिंग दी लैंग्वेज, लैंग्वेज को समझना, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
इन शॉर्ट। मशीन लर्निंग क्या है फिर? मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, बिल्कुल सही, अभी हम लोग ने पढ़ा था। सेंटर्ड ऑन बिल्डिंग एप्लीकेशन दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, जो डेटा से सीखता है, टू इंप्रूव देयर एक्यूरेसी ओवर टाइम, और धीरे धीरे अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, बिना इंसान की इन्वॉल्वमेंट के। यानी इंसान की इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी। अगर हो जाएगी तो वो सुपरविजन है, और अगर नहीं होगी तो वो अनसुपरविजन है। हो गई तो सुपरवाइज्ड, नहीं हुई तो अनसुपरवाइज्ड। ठीक है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पर बेस्ड है, हाँ। कैन बी ट्रेन टू फाइंड पैटर्न टू मेक बेटर डिसीजन एंड प्रिडिक्शन। क्या मशीन लर्निंग का यूज किया जाता है एक बढ़िया डिसीजन लेने के लिए और एक बढ़िया प्रिडिक्शन करने के लिए? हाँ, है ना। तो इन शब्दों पर गौर फरमाइएगा। डिसीजन, प्रिडिक्शन, ये सब किसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? मशीन लर्निंग में। सुपरविजन, नॉन सुपरविजन, ये सब किसमें आ रहा है? मशीन लर्निंग के केस में, है ना। तो इन पर फोकस रखिएगा कि एआई में क्या क्या आया और मशीन लर्निंग पर क्या क्या आया। डीप लर्निंग में क्या आया? डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। ये किसका सबसेट है? मशीन लर्निंग का, बिल्कुल सही, क्योंकि उसी के बाद आया ये। दैट इनेबल कंप्यूटर्स टू सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल है, हाँ। डीप लर्निंग मॉडल्स आर ऑल्सो एबल टू क्रिएट न्यू फीचर्स ऑन देयर ओन। कह रहे ये डीप लर्निंग क्योंकि न्यूरॉन्स पर बेस्ड है, तो ये कुछ नया भी क्रिएट कर सकता है ना। ये कुछ नया भी क्रिएट कर सकता है जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो किसी ने सोचा ही ना हो, वो काम भी कर सकता है। दैट इज डीप लर्निंग, है ना। क्योंकि अब न्यूरॉन्स आ गए, अब ये कोई बड़े से बड़ा काम भी आसानी से कर सकता है, कॉम्प्लेक्स चीज को बड़ा आसान कर सकता है। ठीक, हाँ, रोबोट 3.0। तो जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। डीप लर्निंग के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सेल्फ ड्राइविंग कार का एडवांस्ड फॉर्म, है ना। अभी तो टेस्ला आई है, क्या पता इसके बाद कोई और आए, टेस्ला 2.0, जो कहे आपको बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप घर पे रहिए, कार जाएगी, शॉपिंग करके ले आएगी, है ना। ऐसी भी कारें बन सकती हैं फ्यूचर में कि आपने कार को बोला जाओ धनिया ले आओ, कार गई, है ना, उसने बोला धनिया दे दो, और धनिया देने वाला भी कोई रोबोट होगा, है ना। तो कहेगा लो ये रहा धनिया, है ना। कोई दूसरा रोबोट कहेगा ये लो पुदीना। तो ऐसा भी जमाना आएगा। दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। कुछ ऐसा हो जाएगा जो हमने सोचा भी नहीं है ना। अभी हम हंस रहे हैं, और जब हो जाएगा फिर आप कहेंगे हाँ, है ना। अपने बच्चों को बताएंगे, देखो जब हम बच्चे थे ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक सर हुआ करते थे हमारे, है ना, वो कहते थे ऐसा होगा, हम हंसते थे, और देखो आज हो गया, है ना। फिर ये कहानियां बनेंगी। ठीक, चलो सर, अभी तो आप लाते होंगे धनिया, बिल्कुल, और क्या, है ना। अभी तो हम ही लाते हैं, फिर बाद में रोबोट लाएंगे, कारें लाएंगी, भेज देंगे जाओ मिर्चे ले आओ, है ना, धनिया ले आओ, पुदी, कितना बढ़िया होगा, कितना अच्छा टाइम होगा। नेक्स्ट, तो एग्जाम्पल क्या है? सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट, फेशियल रिकॉग्निशन। चैटबॉट्स डीप लर्निंग का पार्ट, फेशियल रिकॉग्निशन, है ना, फेस को पहचानना भी डीप लर्निंग है। मेडिकल साइंस में इसने बड़ी तरक्की करी है, नो डाउट। और स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच को पहचानना भी क्या है? डीप लर्निंग। तो जहां जहां ब्रेन न्यूरॉन्स की बात हो रही है, वहां वहां क्या है? डीप लर्निंग। ये आने वाला समय है कि सेल्फ ड्राइविंग कार बहुत एडवांस होंगी, चैटबॉट बोलेंगे आपके सामने, अभी तो सिर्फ चैटिंग ही कर रहे हैं कि ये आंसर होगा, है ना। फिर कुछ समय के बाद आप उनसे बोलेंगे, सिर्फ बोल के बातें हो जाएंगी, आपने बोला उसने आंसर दे दिया, चैटबॉट बनेंगे। फेशियल रिकॉग्निशन, आपके फेस को आइडेंटिफाई करेगी अलग अलग एंगल से, है ना। पहले क्या होता था कि फेस भी तो इंसान का चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आपकी बियर्ड है ना, तब आपने कोई पासवर्ड सेट किया, फिर आपकी बियर्ड हट गई, फिर आपने कोई पासवर्ड सेट किया, बोलेगा नहीं, कहेगा फेस चेंज हो गया, मैं तो मानता ही नहीं, है ना। तो एडवांस्ड फॉर्म आएगा। मेडिकल साइंस और स्पीच रिकॉग्निशन, ये सारे एग्जाम्पल, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल थोड़ी ना पूछेंगे, है ना। आओ जरा इस पर बात करते हैं कि ये है क्या। डीप लर्निंग इज अ मेथड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस that teaches computers to process data in a way
दैट इज इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन। 100 बातों की एक बात कि ये किससे इंस्पायर्ड है? ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है, ब्रेन के न्यूरॉन से इंस्पायर्ड है, दैट इज कॉल्ड डीप लर्निंग। ठीक, डीप लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज मेड अप ऑफ न्यूरल नेटवर्क विद 3 और मोर लेयर। बस ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, है ना, जो मतलब की बात है वो आ गई है। कह रहे डीप लर्निंग जो कि मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है, ठीक है, मेड अप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, जो कि न्यूरल नेटवर्क से बनी हुई है। बहुत बढ़िया। इसमें 3 लेयर्स आती हैं, इनपुट, हिडन और आउटपुट। इनपुट, हिडन और आउटपुट। क्या मतलब है इसका, आइए देखते हैं। इनपुट लेयर का मतलब डेटा एंटर्स थ्रू द इनपुट लेयर, जहां से डेटा इनपुट कर रहा है वो इनपुट लेयर है। हिडन लेयर का मतलब, हिडन लेयर प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्ट डेटा टू अदर लेयर। हिडन लेयर क्या कर रही है, डेटा को प्रोसेस कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है और दूसरी लेयर को दे रही है, वो हिडन है। आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट और प्रिडिक्शन इज मेड इन द आउटपुट लेयर। कह रहे जो फाइनल प्रिडिक्शन हो रहा है, यानी मशीन लर्निंग का जो काम हो रहा है वो कहां पर हो रहा है, आउटपुट लेयर पर, फाइनल रिजल्ट या प्रिडिक्ट करने का। ठीक है, बात समझ में आ गई। इनपुट लेयर का मतलब डेटा को देना, हिडन लेयर का मतलब डेटा को प्रोसेस करना हिडन फॉर्मेट में और दूसरे को दे देना। आउटपुट आया जिसने फाइनल रिजल्ट दिया और प्रिडिक्शन क्या होगा, है ना, इस पर फैसला लिया। ये 3 डीप लर्निंग के पार्ट हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। अब कह रहा है इसको कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करिए कि व्हाट हैपेंस इन न्यूरल नोड। न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है? कुछ इनपुट होता है, इनपुट को प्रोसेस किया जाता है ना, कुछ मैश टोपोलॉजी के फॉर्मेट में, और फिर यहां से आउटपुट निकल के आता है। आउटपुट हमारा कुछ भी हो सकता है, प्रेडिक्शन है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हो गया तो एआई सक्सेसफुल हो गया, सही नहीं हुआ प्रेडिक्शन तो एआई क्या हुआ, नॉट सक्सेसफुल हो गया। यस, इसको कह रहा है एक तरीके से और भी देख सकते हैं, पैटर्न लॉक। जो हम लोग अपने मोबाइल में पैटर्न लगाते हैं, है ना, वो भी तो एक प्रकार का क्या है, यही तो है, एआई तो है ना। इसका बेस भी क्या है, एआई बेस है। तो क्या रहा है, इनपुट हमने लिया, हिडन लेयर एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। कई बार हम 2 पासवर्ड भी लगा देते हैं, है ना। एक आपने पासवर्ड लगाया नंबर्स के फॉर्मेट में, फिर आपने उसके बाद फेस रिकॉग्निशन लगा दिया। कई बार 2 वे सिक्योरिटी भी तो हम लोग लगाते हैं। जीमेल के केस में 2 वे सिक्योरिटी, बैंक के केस में 2 वे सिक्योरिटी। ये भी क्या है, एक तरीके का डीप लर्निंग है। इनपुट, हिडन लेयर 1, हिडन लेयर 2, आउटपुट। ठीक है, डीप लर्निंग की इंपॉर्टेंस क्या है? डिजिटल असिस्टेंट, वॉइस एक्टिवेटेड टेलीविजन रिमोट, फ्रॉड डिटेक्शन या ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन। लगभग देखो चीजें सब एक जैसी है ना, हर एक का एडवांस्ड फॉर्म है। डिजिटल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, एआई में तो था, उसको और एडवांस किया गया। क्या धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं? हां, मैंने आपको बताया तो था कि पहले क्या आया, कोर्टाना। कोर्टाना क्या कर दिया गया, कैंसिल। क्या आ गया, कोपायलट। यस, तो क्या पुराने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को धीरे धीरे बंद करके उसको एक नया रूप दिया जा रहा है? हाँ, वॉइस एक्टिवेटेड टेलीविजन रिमोट। क्या आप अपने टीवी में बोलकर चैनल्स को लगा लेते हैं? यस या नो, है ना, आप अपने रिमोट से बोलते हैं और चैनल आपके लग जाते हैं। क्या है, वॉइस एक्टिवेटेड टेलीविजन रिमोट। फ्रॉड डिटेक्शन, इस तरीके से कोई भी फ्रॉड को आप रोक सकते हैं। और ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन, घरों में जो ताले आ रहे हैं वो भी तो फेशियल रिकॉग्निशन वाले आ गए, है ना। आपने फेशियल रिकॉग्निशन सीसीटीवी बेस्ड कैमरे लगा दिए, गेट के सामने आते ही आपका गेट ऑटोमेटिकली ओपन हो गया, है ना। जैसे कंपनीज में होता है, जो लॉक्स लगे होते हैं, है ना, जैसे ही कोई सीढ़ियों पर आया, उसके सामने आया तो वो खुल गया, और वो गया तो अपने आप बंद हो गया, है ना। ऐसे आप लोग ने देखे होंगे डोर्स। क्या है, ऑटोमेटिक फेशियल रिकॉग्निशन ही तो है। यस ठीक, सेंसर्स, एब्सोल्युटली, है ना, सेंसर पर ही काम करते हैं वो। पर्सनल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। सिरी किसका है, एप्पल का। कब आया, 2011 में। गूगल का वर्चुअल असिस्टेंट आपका कौन सा है, गूगल नाउ पहले, गूगल असिस्टेंट चेंज हुआ,
अब तो गूगल के और भी आ गए, है ना। गूगल का बार्ड, दैट इज वेरी वेरी फेमस वन। 2012 से 2016 में ये बदलाव हुआ। ब्लैकबेरी वर्चुअल असिस्टेंट 2013 में आया, है ना। बार्ड के बाद जेमिनी भी आ गया, बिल्कुल सही। ब्लैकबेरी असिस्टेंट कब आया? 2013 में। अमेजॉन का एलेक्सा कब आया? 2014 में, है ना, जिसको आप लोग जानते भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट कोर्टाना 2014 में आया। सर्विसेज 2021 में बंद करने की बात कर रहे थे, कई जगह पर बंद हो भी गई हैं, कुछ जगह पे बीटा फेज में है, बंद होने भी वाली है। नेक्स्ट, फेसबुक का फेसबुक एम 2015 में आया। यस। सैमसंग का वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज कॉल्ड बिक्सबी 2017 में आया। और सबसे बढ़िया, फेसबुक के पापा मार्क जुकरबर्ग का जो एआई है उसका नाम क्या है? जार्विस। इन्होंने अपने पूरे घर को क्या किया? रिमोट कन्वर्ट कर दिया, ऑटोमेटेड कर दिया, और उसका नाम क्या दे दिया? दैट इज जार्विस। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल के आया वो यही है कि एप्पल का सिरी, गूगल का गूगल नाउ या गूगल असिस्टेंट, या जो लेटेस्ट वाले मैंने लिखवाए वो भी देख लीजिएगा, जो नहीं हो वो यहां से ले लीजिएगा। ब्लैकबेरी का ब्लैकबेरी असिस्टेंट, अमेजॉन का एलेक्सा, माइक्रोसॉफ्ट का पुराना वाला कोर्टाना, फेसबुक का फेसबुक एम, सैमसंग का आपका बिक्सबी 2017 में। ठीक, तो नए और पुराने मिक्स करके पढ़ लीजिएगा। दैट इज योर ओवरऑल कंक्लूजन। ये था आपका डिस्कशन रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। जिस जिस बातों पे आपको पता होना चाहिए वो सारी बातें आपको पता हो चुकी है। ठीक, तो दिस टॉपिक इज वाइंड अप and we'll begin the next topic in the next class. That's all for today. Bye bye and take care.